नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धुरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे थे ऊंचाई और दूरी यानी चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 से हमारे एक तो 1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, जिसके अंदर हमने उदाहरण नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपने पढ़ा था जो थ्योरी कंसेप्ट था कि यूनियन कोण अवनमन कोण किस प्रकार बनाए जाते हैं, और उदाहरण नंबर 1 की चर्चा की थी। फिर पार्ट सेकंड के अंदर अपने चर्चा की थी उदाहरण नंबर 2 और 3 की। पार्ट थर्ड के अंदर अपने चर्चा की थी किसकी, उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5। और पिछले पार्ट के अंदर यानी उसके अंदर अपने पढ़ा था उदाहरण नंबर 6 के बारे में। किसके अंदर, 6 और 7 के बारे में। देखो कौन से उदाहरण पढ़े थे अपने, 6 और 7 ये तो पढ़े थे। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं उदाहरण नंबर 8 के बारे में। किसके बारे में, उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 के अंदर अपने क्या दे रखा है, देखो अपने उदाहरण नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उदाहरण नंबर 8। किससे, उदाहरण नंबर 8 से। उदाहरण नंबर 8 अपने क्या दिया है कि एक झील के पानी की सतह से, एक झील के पानी की सतह से, पानी की सतह आपको कौन से लेनी है, जैसे क्या है अपने एक पानी की झील है, क्या है, जैसे अपने पानी मान लिया, अपने गिलास के अंदर पानी मान लो, क्या किसके अंदर पानी माना है, गिलास के अंदर। तो गिलास के अंदर मेरे पास पानी है, तो उस पानी की आप सतह कौन से लोगे, ऊपरी जो समतल भाग है अपना पानी का ऊपर वाला, उसको आपको क्या लेना है, सतह काम में लेनी है। क्या काम में लेना है, उसको आप सतह मानोगे। तो एक झील के पानी की सतह से h मीटर, कितने h मीटर ऊंचाई पर, h मीटर ऊंचाई पर, ये आगे क्या लिखा है, h मीटर, सीधा क्या लिख दिया, h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से अपने पास एक झील दी है पानी की। क्या दी, पानी की झील। देखो आकृति अपने कैसे बनाएंगे, अपने क्वेश्चन को एक बार आप पूरा पढ़ लो, उसके बाद में अपने थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और उसके अनुसार आकृति बनाएंगे। क्यों, क्योंकि अपने इस यूनिट के अंदर कौन महत्वपूर्ण है, आकृति महत्वपूर्ण है। हल करना अपने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चन का हल क्या है, एक जैसा ही है। समकोण त्रिभुज काम में लेते हैं, ज्ञात करना है और दिया हुआ है उसके मान का अनुपात रखते हैं, और बराबर क्या जाता है अपना उससे संबंधित त्रिकोणमिति अनुपात। या तो अपना वहां से आंसर मिल जाएगा, या फिर अपने दो समकोण त्रिभुज है यूनियन कोण के माध्यम से, तो अपने क्या करेंगे, दो समकोण त्रिभुज है तो दो प्रकार की समीकरण बनेगी। दूसरी समीकरण पहली समीकरण से जिसको ज्ञात करना है उस मान को रखते हैं, नहीं ज्ञात करना उसको हटा देंगे। किसकी सहायता से, समीकरण 1 की सहायता से, और अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन अपने पहले इस सवाल को पढ़ते हैं कि एक झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का यूनियन कोण, किसका, बादल का यूनियन कोण दे रखा है। एक झील है फिर बादल है, क्या है, एक झील फिर बादल, स्वाभाविक है। अब झील है ऊपर अपने बादल दे रखा है तो उसकी क्या बनेगी, छाया भी बनेगी, लेकिन कहाँ बनेगी, पानी के अंदर बनेगी। ठीक, एक बादल का यूनियन कोण अल्फा है, क्या है, अल्फा, तथा झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण, तथा झील के पानी में उसकी छाया का कोई बिंदु दे रखा है, उस बिंदु से और उस बादल का यूनियन कोण दिया है। उसी बिंदु से उस बादल का, उस बादल की छाया कहाँ बनी अपनी, कहाँ बनेगी, उस झील के अंदर। तो उस बिंदु से उस जो बादल की छाया है उसका अवनमन कोण दे रखा है बीटा। तो सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से, पानी का तल भी अपने को कौन सा रखना है, जो अपना झील का ऊपरी भाग है, ऊपरी सतह है, उसको बोला इसने पानी के तल से। नीचे वाला भाग नहीं लेना है अपने को, पानी का तल कह दिया मतलब पानी का नीचे वाला भाग। अपने क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई, पानी के तल से बादल की ऊंचाई। इस प्रकार आप मान सकते हो कि जहां अपनी छाया बनी है, क्या बनी है, छाया, उस बिंदु से और उस बादल की ऊंचाई, तो वो तो क्या होगी, उस बिंदु से बादल तक की ऊंचाई तक आएंगे ना, तो पहले ऊपर वाला छाया का जो लंबाई है वो भाग जुड़ेगा, फिर ऊपर वाला भाग जुड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा मान सकते हैं कि उस बिंदु से, जिस बिंदु, जैसे अपना धरातल है, पानी की सतह है, उस सतह से बादल जितनी ऊंचाई पर है उतनी गहराई पर उसका प्रतिबिंब है, उसकी लंबाई अपने काम में लेंगे, तो वो मान के बारे में अपना कह सकता है। सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई की, पानी के तल से बादल की ऊंचाई कितनी है, पानी के तल से बादल की ऊंचाई कितनी है। तो पानी का तल यानी अपना जो ऊपर वाला धरातल ले रखा है 36 भाग, उससे अपना कितना ऊंचा है, बादल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे, देखो आकृति बनाए अपने। इसने कहा एक झील के पानी की सतह से, एक झील, तो पहले मैं एक पानी की झील बना दी, पानी दिखा देता हूं, ठीक है। ये रहा, ये अपने क्या है, एक पानी की झील ले ली मैंने, ठीक है। यह क्या है, हमारे पास पानी की एक झील, और ये जो ऊपर वाला भाग है, समतल भाग मैंने दिखा रखा है, ये क्या है, उससे पानी के झील की ऊपरी सतह है, पानी का मैंने तल माना है इसको, ठीक है।
तल कहते अपने नीचे नहीं जाना है, क्योंकि जब बादल की ऊंचाई ज्ञात करोगे तो इस बिंदु से इस बिंदु तक बादल की ऊंचाई नहीं है, ठीक है। यह भाग तो ऊपर वाले भाग के अपने बराबर लेंगे, तो उस आधार पे आप कह सकते हो कि पानी के तल से अपने जो ऊपरी सतह के बीच की दूरी है उतनी ही क्या है बादल की ऊंचाई है, ठीक है ना। तो मैं इसकी जगह क्या नाम यूज करूंगा पानी के तल की जगह की, कि ये भाग होगा, जो इस भाग का जो मान होगा उतना ही मान अपने इस जो क्षैतिज दे रखा है ऊपर वाला समतल भाग जो सतह है उससे बादल की ऊंचाई होगी, यानी नीचे वाला भाग ऊपर वाला बराबर होगा। उसके आधार पे आप कह सकते हो कि इस तल का जो मान है नीचे वाले का, यानी इस बिंदु से और यहाँ तक की जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, अपने सतह से बादल की ऊंचाई के बराबर होगी। तो वहाँ पे आप तल मान सकते हो, लेकिन मैं क्या काम में लूंगा कि सिद्ध करना है कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई, पानी के तल से अगर आपने पानी का तल ये काम में ले लिया, यहाँ नीचे वाला भाग, इस तल से बादल की आप ऊंचाई याद करें, जैसे मान लिया बादल यहाँ पे था तब तो आपकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई, ठीक है। लेकिन ये अपनी ऊंचाई सिद्ध नहीं करनी है, पानी के तल से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना मान होगा वही मान इस क्षैतिज से लेकर बादल की ऊंचाई तक होगा, जो बराबर होगा। बराबर होगा तो आप कह सकते हो क्या है, बादल की ऊंचाई के बराबर है, बादल की ऊंचाई के क्या है, बराबर। तो क्या कहा इसने, सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई tan बीटा प्लस tan अल्फा, ये अनंत नहीं है, क्या है, अल्फा है, क्या दे रखा है, अल्फा, ठीक है। इस प्रकार ये अपना क्या है, अल्फा, अनंत नहीं है, मिसप्रिंट लिख दिया इसने, कितना tan अनंत नहीं, tan क्या है, अल्फा है। तो देखो अपना क्वेश्चन, इसने कहा पानी की एक झील, मैंने पानी की झील बना दी, पानी की सतह से h मीटर तक, h मीटर की ऊंचाई पर एक स्थित बिंदु, एक पानी की झील है, पानी की झील बना दी, फिर कह रहा है पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर, पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर, कहाँ, ये पानी की सतह है, इस पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर क्या दिया, एक पानी की झील है, उस पानी की झील से h मीटर ऊंचाई पर, कहाँ, ये देखो ये मेरे पास पानी की झील है, उसकी सतह मैंने ऊपर वाले भाग को माना है सतह, उससे h मीटर ऊंचाई पर, देखो जैसे यहाँ पर मेरे पास कोई बिंदु है, जैसे मैंने क्षैतिज पर कोई बिंदु ले लिया, इस सतह से h मीटर ऊंचाई पर, इस सतह से मैंने h मीटर ऊंचाई ली, क्या ली, h मीटर ऊंचाई, इस सतह से मैंने h मीटर ऊंचाई ली है, ठीक है, h मीटर ऊंचाई ले ली, और ऊंचाई का ऊपरी जो बिंदु है वो मैंने किससे लिख दिया, देखो जैसे अपने बिंदु का नाम दिया है, क्या उस बिंदु का नाम क्या है, कुछ नहीं दिया है, तो अपनी इच्छा से अपने नाम दिखा देंगे। इस बिंदु का मैंने नाम लिख दिया क्या, इस बिंदु का मैंने नाम लिखा A, और इस बिंदु का मैंने क्या नाम लिख दिया B, ठीक है। अब देखो पानी की सतह और पानी की सतह, जो पानी की झील है तो पानी की झील बना दी, उस पानी की झील की सतह से h मीटर ऊंचाई पर, कहाँ, h मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु है, उसका नाम मैंने कुछ नहीं दिया तो मैंने क्या लिख दिया, B लिख दिया। तो पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर, पानी की अपने पानी की झील, ये पानी की क्या है, सतह, इससे h मीटर ऊंचाई पर, यानी A से B तक कितना मीटर है, h मीटर है, कितना है, h मीटर, A से लेकर B तक कितना है, h मीटर है, A से B तक कितना मीटर है, h मीटर। ये इसने कहा है कि पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु, और कौन सा बिंदु लिया, वो मैंने B लिया है, क्योंकि प्रश्न के अंदर अपने कहा नहीं कि वो बिंदु C है, D है या फिर P है। तो A और B, पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर बिंदु कौन सा ले लिया, P ले लिया, ठीक है। अच्छा सवाल है अपना ऐसे का ऐसा, अपने यूनिट 9, अपने जो यूनिट 8 है ना, उस 8 के अंदर अपने को क्वेश्चन मिलेगा 20-21 नंबर पे, कितने नंबर पे, 20-21 नंबर पे ऐसा ही अपने झील का क्वेश्चन मिलेगा। तो वहां पे मैं वैसा क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, क्योंकि इसके क्या है, जैसा ही क्वेश्चन है, इसके अंदर तो अपने मान क्या दे रखा है, tan बीटा इनके अंदर ही दे दिया, उनके अंदर अपने को फिक्स मान दिया हुआ मिलेगा। तो ये जैसे हल कर रहे हैं उसी प्रकार वो क्वेश्चन आपको हल करना है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें। h मीटर की ऊंचाई पर बिंदु दिया, तो मैं h मीटर की ऊंचाई पर बिंदु बना दिया, कौन सा, B। फिर क्या कह रहा है, स्थित एक बिंदु से, और स्थित, ये कह रहा है स्थित एक बिंदु से, देखो स्थित एक बिंदु क्या है, B से एक बादल का ऊर्ध्व कोण, मतलब ये जो बिंदु है इस बिंदु से बादल का ऊर्ध्व कोण है, किस बिंदु से, इस जो h मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु था, कौन सा, B, h मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु कौन सा था, B था, इससे इस बिंदु से बादल का क्या दे रखा है, ऊर्ध्व कोण। बताओ बिंदु h मीटर पर है और इस बिंदु से बादल का ऊर्ध्व कोण दे रखा है, मतलब बादल फिर इस बिंदु से नीचे थोड़ी है, कहाँ है, इस बिंदु से ऊपर की ऊर्ध्व कोण बन रहा है, ऊर्ध्व कोण बन रहा है, मतलब इस बिंदु से नीचे देखा जा रहा है या फिर ऊपर देखा जा रहा है, ऊपर देखा जा रहा है, इसलिए अपना क्या बना है, इसलिए अपना क्या बना, ऊर्ध्व कोण बना है। तो ये लीजिए यहाँ पे मैंने मान लिया कोई बादल है, कौन सा, बादल का नाम दे दिया C, क्या नाम दिया, C। इस बादल का इस बिंदु से ऊर्ध्व कोण है, ठीक है। इस बादल को मैं पहले क्षैतिज से उसकी ऊंचाई का मापन कर लेता हूं,
ये अपना बादल है, ये अपना जो क्षितिज है यानी पानी की जो झील थी उसकी सतह का अपना नाम दे दिया यहाँ पे ABCD। इस बिंदु से कोई बादल है उसका यूनियन कोण था, तो मैं समझ गया कि यूनियन कोण दिया मतलब इस बिंदु से ऊपर देख रहा है तो बादल इससे ऊपर है तो उसका नाम दे दिया C। और बादल की मैं ऊंचाई का मापन करना चाहूँ तो इस क्षितिज से यानी जो पानी के झील की सतह थी उससे मैंने कितने डिग्री पर इसकी दूरी ली, 90 डिग्री पर, यानी न्यूनतम दूरी ली है। न्यूनतम दूरी मतलब है 90 डिग्री पर। ऊंचाई को हमेशा कितने डिग्री पर मापा जाता है, 90 डिग्री पर। तो ये लीजिए 90 डिग्री पर होगा। ये भी अपने क्या थी दूरी का क्या किया था, मापन किया था, h मीटर की ऊंचाई पर था। दूरी का मापन करते हैं न्यूनतम दूरी के रूप में, मतलब सदैव दूरी को कितने डिग्री पर मापेंगे, 90 डिग्री पर। तो किसका चिन्ह लगा दिया, 90 डिग्री पर। ठीक है, ये मैंने क्यों मिलाया बता दिया आपको। इस क्षितिज से, इस सतह से, पानी के झील की सतह से इस बादल की मैंने ऊंचाई देखी है, उसके लिए मैंने कितने डिग्री पर मापन किया इसका, 90 डिग्री पर। ठीक है, अपना ये क्षितिज है, इस क्षितिज से मैं बादल की ऊंचाई मापना चाहता हूँ। ठीक है, तो कितने डिग्री पर मापन करोगे आप, 90 डिग्री पर। तो कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। हो गया काम। इसने कहा था एक बादल है तो मैं बादल बनाया और बादल की मैंने सतह से किसका मापन किया, ऊंचाई का। उसके लिए कितने डिग्री कोण पर मापन करना पड़ेगा ऊंचाई के लिए, 90 डिग्री पर। हो गया काम। लेकिन इसने क्या कहा, इस बिंदु से इस बादल का यूनियन कोण है, क्या है, इस बिंदु से इस बादल यानी C बिंदु पर जो बादल है इसका यूनियन कोण दे रखा है। तो यूनियन कोण बनाओ या अवनमन कोण बनाओ, क्या होनी चाहिए हमारे पास, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। देखो B के पास क्षैतिज रेखा है क्या, नहीं है तो अपने क्या करेंगे, क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी। तो इस B से क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी। तो जो AD है उस AD के समांतर, किसके, इस AD के समांतर में क्या करूंगा, इस AD के समांतर में क्या करूंगा, एक क्षैतिज रेखा बनाऊंगा। क्यों, मेरे को B से C पर यूनियन कोण बनाना है। B से कहां देख रहा है, इस बादल की तरफ देख रहा है। B से C यानी B से इस बादल की तरफ देख रहा है, यूनियन कोण बन रहा है। तो चाहे यूनियन कोण बने या अवनमन कोण बने, कहां बनेगा, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में बनेगा। और यूनियन कोण बनाना है तो कहां बनेगा, क्षैतिज रेखा से ऊपर। लेकिन यहाँ पे तो क्षैतिज रेखा है ही नहीं, तो आप क्या बनाओगे, क्षैतिज रेखा बनाओगे। कैसे, यह जो क्षैतिज रेखा अपने है पानी के सतह वाली AD, इसके समांतर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसके समांतर। इस AD के क्या बनाओगे आप, समांतर। यानी ये जो अपना AD है, इस AD के मैंने समांतर बनाया, मतलब है यहाँ पे जितनी अपनी दूरी है, समांतर जैसा लग रहा है क्या रे, ठीक है, समांतर बनाई है मैंने। समांतर का मतलब क्या हुआ कि इन समांतर रेखाएं क्या होती है, देखो समांतर रेखा क्या होती है, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव क्या रहे, समान रहे। या फिर अपने बीच की दूरी को मापन में कितने डिग्री पर करता हूं, सदैव 90 डिग्री पर। तो आप क्या बोल सकते हो कि वे रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव क्या रहे, समान रहे, समांतर रेखाएं होती हैं। अपने छोटी कक्षाओं के अंदर क्या पढ़ते थे, समांतर रेखाएं क्या, वे रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर या पीछे बढ़ाने पर कभी प्रतिच्छेदित नहीं हो मतलब आपस में कटे नहीं, वो समांतर रेखाएं होती हैं। लेकिन वो परिभाषा अपने यूज नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी यानी 90 डिग्री पर दूरी हर जगह समान होती है, वो कौन सी होती है, समांतर रेखा होती है। समझ में आई बात। अब देखो, अब मैंने क्या किया कि मेरे को B से C पर यूनियन कोण बनाना था, क्योंकि B से C बादल का यूनियन कोण दे रखा है। यूनियन कोण बनाना हो, अवनमन बनाना हो तो अपने पास क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा होनी चाहिए। अगर यूनियन बनाना है तो क्षैतिज से ऊपर दिखाएंगे, अवनमन बनाना है तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा बीच में तो होगा ही, लेकिन उससे क्षैतिज रेखा से क्या बनाना पड़ेगा, अवनमन में नीचे बनाना पड़ेगा। इसलिए मेरे पास B की जगह क्षैतिज रेखा नहीं थी तो मैंने क्या बना दी, क्षैतिज रेखा। ये तो अपनी क्षैतिज रेखा हो गई, समांतर बनानी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर इन दोनों लाइनों के बीच में दूरी 5 मीटर है तो यहाँ पर भी कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर, यहाँ पर भी 5 मीटर। समझ में आई बात। देखो अब इस B से C पर यूनियन कोण बनाना है, मतलब B को आप क्या करो, C से मिला दो। ये क्षैतिज रेखा और ये B से C को मिलाया, मतलब दृष्टि रेखा ही तो थी। B से C की तरफ देख रहा था, बादल की तरफ देख रहा था। ये क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा है ना, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा, इनके बीच में कोण बनेगा, या तो यूनियन होगा या फिर अवनमन। लेकिन इस क्षैतिज से ऊपर है तो कौन सा कोण है, यूनियन कोण। और कितना दिया था उस यूनियन कोण का मान, अल्फा दिया था। क्या दिया था, अल्फा। ये लीजिए अल्फा। समझ में आई बात। अब चलो आगे। तथा झील के पानी में उसकी छाया, किसकी छाया रे, किसकी छाया, बादल की छाया। झील में उसकी छाया, झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण क्या कर रहा है, एक बार जो बिंदु दिया है इस बिंदु से बादल की तरफ देख रहा है, बादल इससे अधिक ऊंचाई पर है, मतलब यूनियन कोण बना, तो मैंने यूनियन कोण बना दिया। किससे, बिंदु से। बिंदु से बादल की जो ऊंचाई है, बादल है उसका यूनियन कोण
फिर कह रहा है इस बादल की परछाई, इस बादल की छाया, बिंदु बी से बादल का उन्नयन कोण, और बिंदु बी से ही किसका, बादल का उन्नयन कोण नहीं, अब की बार किसका किसका, बिंदु बी से तो बादल का उन्नयन कोण था, क्यों, बादल उससे अधिक ऊंचाई पर था। अब बादल का क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि बादल की क्या बनेगी, इस झील के पानी में छाया बनेगी। छाया बनेगी तो बताओ इस बिंदु से जो बादल है, उस बादल की जो छाया है वो इस बिंदु से ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी, इस पानी के अंदर बनेगी, तो इस बिंदु से क्या आएगी, नीचे आएगी। तब इसने क्या नाम दिया है, अवनमन कोण नाम दिया है। मतलब अब की बार बी से, और कहां देखना पड़ेगा, पानी की तरफ नीचे देखना पड़ेगा छाया के लिए, तब इसने क्या नाम दिया है, अवनमन कोण। समझ में आई बात। इस बादल की, अब बताओ इस बादल का जो उन्नयन कोण था वो अल्फा दे दिया। अब इस बादल की परछाई का अवनमन कोण अपने को दिया है बीटा। क्या दिया है, बीटा दिया है। तो इस बादल की परछाई अपने को बनानी है पहले, इस बादल की परछाई अपने को पहले बनानी है कि बादल की परछाई कैसे बनेगी। अब अपने देखो, अपने जब भी पानी के अंदर आप परछाई देखो, अपने क्या करेंगे, अपना जो पानी है उस पानी के अंदर अपनी छाया देखेंगे, परछाई देखेंगे, अपना जो प्रतिबिंब है वो देखेंगे। ठीक है, तो अपना किस प्रकार बनेगा, देखो पानी के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। किस प्रकार, जैसे अपने पास ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे अपने पास है पानी, अब इसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, ऐसे बनेगा। देखो ये ऐसे था ना, अब प्रतिबिंब इस प्रकार बनेगा, ये लीजिए, ये प्रतिबिंब बनेगा। जल के अंदर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसे, उल्टा। तो प्रतिबिंब अपना उल्टा बनेगा, यानी यहाँ पे डी से सी है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, डी से तो डी जुड़ा रहेगा, सी जो ऊपर है वो ऐसे का ऐसा भाग, इतना का इतना भाग कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इतना का इतना भाग कहाँ आएगा, अपना नीचे। यानी अपने जब भी जल के अंदर प्रतिबिंब बनाने की बात करेंगे तो ऊपर का जो सतह से ऊपर का जितना भाग है उतना का उतना भाग कहाँ लेंगे, नीचे लेंगे। सतह के ऊपर जितना भाग है उतना का उतना भाग आप कहाँ लो, नीचे लोगे। समझ में आई बात। तो जल के अंदर जब प्रतिबिंब बनेगा या फिर साधारण प्रतिबिंब होता है तो अपना जो आधार है उससे आधार बिंदु जुड़ा रहेगा। तो इस डी से तो अपना क्या जुड़ा रहेगा, डी। और ये सी कहाँ जाएगा बताओ, नीचे। ये सी कहाँ आएगा, नीचे। तो यहाँ पे सी है तो ये बादल है, तो यहाँ पे अपना क्या ओरिजिनल, अपना जो मूल है वो मूल वस्तु थोड़ी है, उसका क्या है, प्रतिबिंब है। तो इस सी की जगह आप क्या लिखोगे, सी डैश लिख दो। क्या लिख दो, सी डैश। सी डैश नहीं लिखना चाहो तो आप अन्य कोई बिंदु लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्षैतिज के समांतर क्षैतिज बनाई थी, इस बिंदु का नाम क्या लिख दिया, ए बी सी डी और ई। और यहाँ पे आप लिखना चाहो तो सी डैश लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अन्य कोई बिंदु लिख दो। जैसे क्या, एफ लिख दिया। क्या लिख दिया, एफ। तो मैंने क्या किया, इसको आप सी डैश भी लिख सकते हो, या फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको एफ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये रहा बिंदु। जल के अंदर प्रतिबिंब बनाएंगे तो जल से ऊपर जितना भाग है उतना का उतना उसका व्युत्क्रम भाग किसके अंदर काम में लेंगे, प्रतिबिंब के रूप में काम में लेंगे। जितनी ऊंचाई पर अपना बादल स्थित था, जितनी ऊंचाई पर अपना बादल स्थित था उतनी गहराई पर अपने क्या दिखाएंगे, उसे बादल की छाया को दिखाएंगे। कब, जब अपने किसकी बात हो रही है, जल प्रतिबिंब की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, जल प्रतिबिंब की। समझ में आई बात। देखो जितना ऊंचाई पर अपना बादल था उतनी गहराई पर अपने उस बादल की क्या लेंगे, परछाई काम में लेंगे। मतलब डी से सी जितना था, अपने देखने में तो नहीं लग रहा है, ये मैंने बनाया है, ठीक है ना। डी से सी तक जितना भाग था उतना ही भाग कहाँ तक है, डी से लेकर सी डैश तक। कहाँ, डी से सी तक जितना भाग है उतना ही भाग कौन सा है, डी सी डैश, या फिर सी डैश की जगह मैंने क्या नाम लिया है, एफ। समझ में आई बात। ये आपको लिखना है कि डी सी, जल से ऊपर, जल की सतह से जितना ऊपर भाग है तो उसकी परछाई भी क्या है, उतनी गहराई तक है। मतलब यह बिंदु सी अगर इस डी से 20 मीटर ऊंचाई पर है तो परछाई अपने कहाँ तक है, कहाँ पर है, 20 मीटर नीचे तक। कितने, 20 मीटर नीचे। यानी उस जल का जो ऊपरी सतह पर कोई वस्तु, जल के ऊपरी सतह से कोई वस्तु x मीटर ऊंचाई पर है तो परछाई कहाँ दिखाओगे, x मीटर नीचे। x मीटर ऊंचाई पर, x मीटर अपने गहराई पर। ठीक है, वस्तु कोई बादल अपने क्या है, उस सतह से मान लिया अपने 10 मीटर ऊंचाई पर है, 20 मीटर ऊंचाई पर है, या फिर x मीटर ऊंचाई पर है, तो उस प्रतिबिंब को आप क्या करोगे, जो सतह, उस सतह से कितने मीटर गहराई पर दिखाओगे,
x मीटर, यानी जितनी ऊंचाई पर उतनी गहराई पर। यहाँ पर c था, यहाँ पर c 20 मीटर ऊंचाई पर था, तो यहाँ पर मैंने c डैश यानी उस बादल की छाया को कितने मीटर गहराई पर दिखाया है, 20 मीटर गहराई पर। तभी तो मैंने लिखा है ये c है तो ये भी c है, लेकिन ये अपना क्या था, मूल रूप था। यहाँ पर इसका क्या है, प्रतिबिंब, तो मैंने क्या लिख दिया, c डैश। c डैश आप नहीं लिखना चाहो तो मैंने लिख दिया a b c d e, तो उसके बाद में क्या लिख दिया, f लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब आपने क्या करेंगे आगे। अब इसने कहा था कि उस बिंदु से बादल का यूनियन कोण अल्फा है, और उसी बिंदु से, उस एक बिंदु से बादल का यूनियन कोण तो अल्फा है, तथा झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण, कहां से अवनमन कोण, देखो बी से, कहां से, इस बिंदु के बारे में कहा था, इस बिंदु से यूनियन कोण दे रखा है बादल का, इस बिंदु से बादल का यूनियन कोण दे दिया, और इस बिंदु से बादल का अवनमन कोण, मतलब उस बादल की परछाई बनी थी और उस परछाई का अवनमन कोण, तो बिंदु बी को आप किससे मिलाओ, सी डैश से मिलाओ, या फिर किससे मिलाओ, एफ से, और जो अवनमन कोण बना है वो कितना है, बीटा। अब बताओ अवनमन कोण ये है क्या, नहीं है। ये क्षैतिज रेखा है क्या, नहीं है। दृष्टि रेखा जरूर है, ये दृष्टि रेखा है, लेकिन ये क्षैतिज रेखा, ये अपनी क्षैतिज रेखा नहीं है क्या, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा अपनी नहीं है। तो फिर अवनमन कोण दिखाना है, अवनमन कोण कैसे बनेगा, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में होगा, लेकिन क्षैतिज रेखा से नीचे। कहां से बनाया है, बी से देख रहा है, कहां से देख रहा है, बी से, बी से देख रहा है, तो बी से क्या निकलेगी, क्षैतिज रेखा निकलेगी। बी से देख, जहां से देख रहा है वहीं क्या होगी, क्षैतिज रेखा। तो कहां है, बी पर है, बी पर कोई बिंदु है, यहां से अपने देख रहे हैं, तो बी से देख रहा है, तो बी से क्षैतिज रेखा देखो मैंने पहले बनाई थी कि नहीं बनाई थी यूनियन कोण के लिए, तो ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये इसकी दृष्टि रेखा हो गई, किसको देखने के लिए, सी या एफ को देखने के लिए, हो गई ना। तो बी से सी को देख रहा है, तो ये तो दृष्टि रेखा है, ये क्या थी, क्षैतिज रेखा, इसके बीच में कौन होगा, होगा कि नहीं होगा, यूनियन कोण हो या फिर अवनमन कोण हो, किसके बीच में, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में, हो गया काम। लेकिन कैसे, यूनियन है तो क्षैतिज से ऊपर देखो ऊपर था, अवनमन है तो इस क्षैतिज से क्या होगा, नीचे, और कितना दे रखा है, बीटा, हो गया काम। अब आपको अवनमन कोण दे रखा है, आप चाहो तो इसको यूनियन कोण के अंदर बदल सकते हो, कैसे, इस ई, ये जो मान है यानी डी से लेकर सी डैश है, उतना ही आप ए से लेकर यहां तक बनाओ। ठीक है, बनाने के बाद आपस में मिलाओ, और फिर समांतर रेखा के जो नियम है, एकांतर कोण नियम, उससे बदल दो। मैं यहाँ पे नहीं बदलूंगा, क्यों, क्योंकि अवनमन कोण मेरे को समकोण त्रिभुज में बदल गया, तो मेरे को अवनमन कोण को यूनियन कोण में बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें कि अपने जैसे चल रहे थे उसी हिसाब से चलें, तो आप बदल भी सकते हैं। आकृति थोड़ी क्या हो जाएगी, इसका मान, ये जो नीचे वाला मान तो बनेगा ए डी के बराबर, और ए से आप यहाँ तक बनाओ, जैसे मान लो एच जी, तो एच जी बराबर बनाना पड़ेगा डी एफ के, और एफ जी बनेगा, वो बनेगा ए डी के बराबर। लेकिन बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों, अवनमन कोण अपना समकोण त्रिभुज के अंदर आ गया। देखो ये क्षैतिज बनाई थी, क्या बनाई थी, क्षैतिज बनाई थी, तो ये भी क्या है, इन दो अपने रेखाओं के बीच की दूरी है कि नहीं, ये 90 है, ये कितना का है, 90, और ये दोनों आपस में क्या थी, समांतर थी, समांतर मैंने बनाई थी, ये 90 है, तो ये अपने आप कितना बचेगा, 90, क्यों, अंतः कोणों का योग कितना होता है समांतर में, 90 का। ये आपको ज्यादा देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं थी, और ये 90-90 थे, तो एक आपका क्या बनेगा, आयत बनेगा। यानी यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। आप सीधा ले लेना कि हमने इस लाइन के इस लाइन के समांतर बनाई थी, तो समांतर बनाई थी तो इनके बीच की लंबवत दूरी समान होगी, बीच की लंबवत दूरी समान, तो 90, तो यहाँ पर भी आपको कितना मिलेगा, 90, और यहाँ पर भी आपको कितना मिलेगा, 90, क्यों, दो समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा, तो ये 90, तो ये भी कितना होगा, 90, क्यों, समांतर रेखा का संगत कोण नियम लगता है, मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर बता दिया था। ये अपनी आकृति बन गई। ठीक है, अब अपने इसको करते हैं हल। क्या करेंगे, हल्के से इसको सिद्ध करना है अपने को, क्या करना है, सिद्ध करना है, इस क्वेश्चन को अपना सिद्ध करना है कि बादल की ऊंचाई इतनी है, h गुना tan बीटा प्लस tan अल्फा, और अपने हर के अंदर है tan बीटा प्लस tan अल्फा नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, tan बीटा माइनस tan अल्फा, इस प्रकार कुछ होगा, वो देखेंगे कितना मिलता है, अपने करेक्शन कर लेंगे। मिस प्रिंट हुआ है, जब इस अपने क्वेश्चन को बुक से लिख कर यहाँ पे अपने किया है ना, तब अपने क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे इसने अनंत लिख रखा है, अनंत नहीं है, क्या है ये, अल्फा, यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए, शायद क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो अपने सिद्ध करेंगे, अपने को पता चल जाएगा क्या होगा। आपकी बुक के अंदर क्या है, क्वेश्चन सही है, आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन क्या मिलेगा, सही मिलेगा। यहाँ पे जब अपने प्रिंट किया है तब अपने क्या हो सकता है, थोड़ी गलती हो सकती है। मेरे हिसाब से यहाँ तो अल्फा है ही है, और यहाँ पे पॉजिटिव की जगह क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो सिद्ध करें आपको, आकृति बन गई अपनी, आकृति बनने के बाद अपने वही काम, समकोण त्रिभुज काम मिलेंगे। समकोण त्रिभुज कितने बने बताओ, एक यूनियन कोण दिया था, मतलब एक समकोण त्रिभुज, एक अवनमन कोण दिया था, उससे बन गया
समकोण त्रिभुज, अवनमन कोण से समकोण त्रिभुज बन जाए तब तो आपको उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर अवनमन कोण से समकोण त्रिभुज नहीं बना है तब अपने उस अवनमन कोण को समांतर रेखा के एकांतर कोण नियम से किसके अंदर बदल देते हैं, यूनियन कोण के अंदर। और क्यों बदल देते हैं, किस प्रकार बदलता है, मैंने पिछले पार्ट के अंदर भी आपको बताया था कि वो अवनमन कोण को एकांतर कोण नियम से बदलते हैं तो वो कोण क्षैतिज रेखा से कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है। और क्षैतिज दृष्टि रेखा के बीच में तो है ही है, क्षैतिज दृष्टि रेखा के बीच में तो आता ही आता है, लेकिन क्षैतिज रेखा के ऊपर आ जाता है तो फिर वो कौन सा कोण बन जाता है, अवनमन से यूनियन कोण बन जाता है। तो अवनमन अगर समकोण में आए तो आप काम में ले सकते हैं, अगर काम अवनमन कोण समकोण त्रिभुज में नहीं है तब अपने क्या करते हैं, एकांतर कोण नियम से उस अवनमन कोण को किसके अंदर बदल लेते हैं, यूनियन कोण के अंदर बदल लेते हैं। तो यहाँ पे बदलने की आवश्यकता है कि मेरे को नहीं है, क्योंकि अवनमन कोण समकोण त्रिभुज में मिल गया है। यदि नहीं मिले तो उस अवनमन कोण को आप समांतर रेखा के एकांतर कोण के नियम से किसके अंदर बदल सकते हो, यूनियन कोण के अंदर। देखो आगे क्या करें, फिर अपने समकोण त्रिभुज लेंगे उसी प्रकार। तो पहले में समकोण, देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गई, उसी प्रकार लिख दें अपने 90 के सामने वाली ये क्या है, कर्ण है कि नहीं। इस न्यून कोण ये है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। या फिर 90 के सामने वाली कर्ण ये लंब हो गई, शेष बची वो क्या होगी, आधार। अब ये आधार है तो ये भी क्या है, आधार है। और यहां पर अगर और बनाएंगे वो भी क्या होगी, आधार। या फिर कैसे नाम लिखो, 90 के सामने वाली कर्ण, इन दो भुजाओं के बीच में कोण है तो दृष्टि रेखा कर्ण होगी, क्षैतिज रेखा को क्या नाम दे दोगे, आधार। शेष बचेगी वो क्या हो जाएगी, लंब। मैंने नाम है दे दिया। 90 के सामने वाली ये कौन सी भुजा है, ये भुजा कौन सी बनी, ये है कर्ण, ठीक है, ये कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण, इन दो भुजाओं के बीच में कोण था तो इस दृष्टि रेखा को कर्ण नाम दे दिया, इसको क्या नाम दिया, आधार। और ये किसके रूप में है, लंब के रूप में है ही। नाम इनका तो नाम अपने पहले ही लिख दिया था। चलो फिर पहले समकोण त्रिभुज कौन से के अंदर चलें, समकोण त्रिभुज किसके अंदर चलोगे, पहले आप जहां पे अपना यूनियन कोण, वैसे तो समकोण त्रिभुज ये भी बन रहा है, देखो ए बी और एक यहाँ तक देखो ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसको काम में नहीं लेंगे, क्यों, न तो यहाँ पे यूनियन है न अवनमन कोण है, तो हल क्या करेंगे, कर सकते हैं क्या, नहीं। तो वही त्रिभुज जहां पर अपना यूनियन कोण हो या फिर अवनमन कोण खुद किसके अंदर मिल जाए, समकोण त्रिभुज में नहीं मिल रहा है तो अपने उसको अवनमन कोण को समांतर रेखा के एकांतर कोण नियम से किसके अंदर बदल देंगे, किसके अंदर बदल दोगे बताओ, यूनियन कोण के अंदर, ठीक है। तो मैंने समकोण त्रिभुज काम में लिया BCE, कौन सा, BCE। तो मैंने लिखा समकोण त्रिभुज कौन सा, BCE, BCE अपने काम में ले रहे हैं समकोण त्रिभुज BCE में, क्योंकि समकोण त्रिभुज BCE में इस समकोण त्रिभुज में देखो BCE इस समकोण त्रिभुज के अंदर हैं, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज BCE के अंदर आपको क्या ज्ञात करना है बताओ, ज्ञात करनी है आपको बादल की ऊंचाई। क्या ज्ञात करनी है, बादल की ऊंचाई। 1 मिनट देखो आप, ये कितने मीटर था, कितने मीटर था बताओ, ये A से लेकर BH मीटर तक है तो D से लेकर E तक भी कितने मीटर है बताओ, H मीटर है, कितनी, H मीटर है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि इस अपने जो BE बनाई थी वो AD के समांतर बनाई थी, मतलब इनके बीच की लंबवत दूरी क्या रहेगी, समान। यहाँ पर अगर 5 मीटर है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी 5 मीटर है, कहीं पर भी नाप कर देखो 5 मीटर मिलेगी। कब, यदि ये दो समांतर है तो मैंने समांतर ही बनाई थी। यहाँ पे H मीटर तो इनके बीच में भी कितना मीटर दूरी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितने मीटर दूरी है, H मीटर। और यहाँ पर नाप कर देखेंगे तो भी कितने मिलेगी, H मीटर मिलेगी। E से लेकर C तक अपने पास कुछ भी नहीं है क्या, E से लेकर इस E से लेकर, यानी यहां से लेकर इस E से लेकर और इस C तक अपने पास मान है क्या, है क्या मान, नहीं है। इस E से लेकर C तक कुछ भी नहीं है तो आप इसको क्या मान लो, x मान लेंगे, या फिर EC का EC लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। समझ में आई बात। अब देखो मैंने D से लेकर C तक, D से C तक कितना मान हो गया, D से C तक पूरा मान कितना हुआ बताओ, D से C तक मान हुआ DE प्लस EC, कितना बना, H प्लस x, कितना बना, H प्लस x मीटर बना। तो D से लेकर C तक H प्लस x है, तो सतह से बादल जितनी ऊंचाई पर था तो उसकी परछाई भी क्या ली थी, उतनी गहराई पर ली थी। DC बराबर क्या लिया था, DC डैश, यानी इस बिंदु से सतह से जितनी ऊंचाई पर है उतनी गहराई पर अपने परछाई को बनाया था। तो ये H, ये कितनी ऊंचाई पर है, H प्लस x, तो ये भी कितना होगा, H प्लस x, यानी इनका मान कितना हो गया फिर H प्लस x मान है दोनों का। समझ में आई बात। यह बादल जितनी सतह से जितनी ऊंचाई पर है तो इसकी परछाई भी झील के अंदर कहां ली थी, उतनी गहराई पर ली थी, तो इसकी ऊंचाई अपनी बनी, ये तो h हो ही गया, ऊपर वाला कुछ भी नहीं था तो मैंने उसको x मान लिया।
या फिर आप कुछ भी नहीं मानो तो आप इसी मान लेना, तो H प्लस इसी हो जाएगा। तो ऊपर D से ऊपर H प्लस इसी है, तो उस बादल की परछाई उतनी क्या है, गहराई पर, यानी H प्लस इसी पर है। समझ में आई बात। फिर अपने समकोण त्रिभुज ले लिया, कौन सा, सी ई बी या फिर बी सी ई। इस समकोण त्रिभुज के अंदर आपको क्या ज्ञात करना है, अपने को वैसे ज्ञात करना है। पहले आप क्या करोगे, जो दिया हुआ मान है ज्ञात करना है, उसको लिखेंगे। आपको दिया हुआ है पानी की एक झील है, उससे h मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु, यानी आपको लिखना है बिंदु सतह से बिंदु की ऊंचाई बी बराबर h मीटर, और फिर सतह से बादल की ऊंचाई बराबर, यानी डी सी बराबर डी सी डैश, या फिर इसको एफ लिखा है तो क्या हो जाएगा डी एफ, और बराबर कितना बना h प्लस एक्स मीटर। और फिर लिखो सिद्ध क्या करना है, पानी के तल से बादल की ऊंचाई बराबर h tan बीटा प्लस h tan अल्फा, और भाग के अंदर होना चाहिए भाग के अंदर होना चाहिए tan बीटा माइनस tan अल्फा, इस प्रकार से होना चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है। फिर मैंने सवाल क्या कर दिया, ये तो मैं आकृति के पास ही लिख दूंगा सब मान, ये h है x है और ये मान इसके बराबर है। क्यों, बादल जितनी ऊंचाई पर तो प्रतिबिंब भी उतनी ही गहराई पर, तो डी सी बराबर डी सी डैश, या फिर f लिखा है तो डी एफ, और बराबर कितना बना h प्लस एक्स मीटर। फिर अपने हल स्टार्ट किया कि समकोण त्रिभुज बी सी ई में क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ऊंचाई क्या होती है, लंब से संबंधित ऊंचाई, बादल की ऊंचाई है डी सी, बादल की ऊंचाई क्या है डी सी, तो ये डी सी भी, बादल की ऊंचाई क्या है डी सी, तो डी सी किससे संबंधित है बताओ, लंब से संबंधित है। डी ई भी किससे संबंधित है, लंब से संबंधित है। अपना डी एफ भी किससे संबंधित है, लंब से। डी सी भी किससे संबंधित है, लंब से। सी ई भी किससे संबंधित है, लंब से। और सी एफ तक भी किससे संबंधित है, लंब से संबंधित है। बादल की ऊंचाई, तो बादल की ऊंचाई तो क्या है डी सी है, डी सी। आपने को क्या सिद्ध करनी है, बादल की ऊंचाई सिद्ध करनी है, और बादल की ऊंचाई क्या है डी सी, और वो है कितनी h प्लस एक्स, और उसके बराबर आपको सिद्ध करना है कौन सा मान जो दे रखा है वो। ठीक है, तो ये पूरा मान किससे संबंधित है, लंब से संबंधित है। बताओ मेरे को क्या ज्ञात करना है, बादल की ऊंचाई, और बादल की ऊंचाई थी डीसी, वो डीसी मेरे को किससे संबंधित मिली, लंब से संबंधित मिली। मतलब इस समकोण त्रिभुज में मेरे को क्या ज्ञात करना, लंब, और दिया हुआ मैं फिर क्या मान लूं, कर्ण के पास तो जाएंगे नहीं। कब जाएंगे, जब उसका मान दिया हुआ हो और अपने काम आए, या फिर उससे संबंधित मान ज्ञात करना हो तब। तो फिर किसके साथ रहेंगे, आधार के साथ। आधार कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आधार को आप क्या रखोगे, आधार दिया हुआ है क्या, देखो एक झील के पानी की सतह से आधार अपने नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी अपने आधार को रखेंगे साथ में। तो लंब, यानी अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी थी बादल की, वो थी डीसी, वो किससे संबंधित, लंब से संबंधित। लंब ज्ञात करना, दिया हुआ, फिर क्या मान लेंगे आधार, और लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का के अंदर अपने को क्या मिला, किसके अंदर मिला, कितने नंबर पे मिला, 3 नंबर पे, और 3 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात होता है tan, तो क्या बन गया tan थीटा, यानी लंब बटे आधार। लंब क्या है इस समकोण त्रिभुज में बताओ, ई से लेकर सी, क्या मिला, ई से लेकर सी कितना मिला, अपने को ज्ञात करना था इस समकोण त्रिभुज में बादल की ऊंचाई, और बादल की ऊंचाई किससे संबंधित है, बादल की ऊंचाई डीसी किससे संबंधित, लंब से संबंधित, लंब से संबंधित है तो अपने को क्या ज्ञात करना है, लंब भी ज्ञात करना है। देखो बादल की ऊंचाई अपने को सिद्ध करनी है, बादल की ऊंचाई किससे संबंधित है, लंब से संबंधित है। तो लंब मेरे को क्या, इस समकोण त्रिभुज में भी फिर मेरे को क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर आप कर्ण के पास तो जाएंगे नहीं, क्योंकि नए तो कर्ण दिया हुआ, नए कर्ण से संबंधित मान अपने को ज्ञात करना। तो फिर कौन बचा, लंब और आधार। अब लंब ज्ञात करना ले या फिर आधार ज्ञात करना ले, आप सीधा लिख सकते हो लंब बटा आधार, आधार बटा लंब। लंब और आधार के साथ रहिए, कर्ण के साथ अपने कब जाएंगे, जब कर्ण का मान दिया हुआ हो या फिर कर्ण से संबंधित मान अपने को ज्ञात करना हो। वैसे भी मैंने यहाँ पे ज्ञात करना क्या ले लिया, इसी। क्यों लिया, क्योंकि इसी जो है वो लंब से संबंधित है, और अपना जो डी सी थी वो बादल की ऊंचाई थी, वो सिद्ध करनी थी। और ये ऊंचाई किससे संबंधित है, लंब, मतलब यहाँ पे लंब अपने को ज्ञात करना है। ये डी सी अगर लंब है तो ये अपना इसी भी क्या है, लंब। तो लंब मेरे को ज्ञात करना, दिया हुआ आधार, त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटे आधार क्या मिला, लाल बट्टा कक्का में कितना नंबर बॉक्स था, 3 नंबर। 3 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, tan थीटा। तो बताओ इस समकोण त्रिभुज बी सी ई में लंब क्या है, ई सी बटा आधार क्या है, ई से लेकर बी, ई से लेकर बी, लंब बटा आधार tan थीटा, और थीटा की जगह कौन क्या दे रखा है, अल्फा। क्या दे रखा है, अल्फा। तो क्या लिख दिया, अल्फा। इस सी को अपने कितना लिखा है, एक्स लिखा है, कितना लिखा, x। तो यहाँ पे अगली लाइन में आप क्या लिखोगे, इसी की जगह कितना लिख दोगे, x, और बट्टा इब्बी की जगह इब्बी को भी कुछ मानना चाहो तो मान लो। ये अगर यदि आपने माना y तो ये भी कितना होगा y, क्यों, दोनों क्या थी, समांतर थी। तो आपका यहाँ पे एक आयत बनेगा, तो इसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर। यानी जितना इनके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये मान जितना होगा उतना ही मान इसको लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक आयत बन जाएगा।
आप सीधा भी ध्यान में रख सकते हो, ये दोनों समांतर हैं तो इनके बीच की दूरी समान है और इन दोनों की आपस में भी मान क्या है, समान। यदि ये 5 मीटर है तो ये भी क्या है, 5 मीटर। ठीक है, कितना बन गया फिर x बट्टे EB बराबर कितना, tan अल्फा। ये तो बनाया x बट्टा EB बराबर tan अल्फा, ये मान आ गया। ठीक है, इसको अपने दे दिया क्या, समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज के अंदर। किसके अंदर, दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, देखो दूसरा समकोण त्रिभुज है अपना, समकोण त्रिभुज कौन सा काम में लेंगे, उन्नयन कोण या अवनमन कोण वाला। अवनमन कोण समकोण त्रिभुज में न आए तो उसको किसके अंदर बदल लेंगे, समांतर रेखा के एकांतर कोण नियम से उन्नयन कोण में। तो यहाँ पे तो अपना आ रहा है, तो फिर दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा बना, EB और बताओ कौन सा, EBC डैश, या फिर बोल सकते हैं EBF समकोण त्रिभुज में। दोबारा आप क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज EBF, या फिर क्या नाम लिख सकते हो, EBC डैश। ठीक है, मैंने C डैश इसलिए दिखाया था आपको कि जितनी ऊंचाई पर दिखाना है तो प्रतिबिंब भी उतनी गहराई पर। तब क्या लिखा था, ये C है तो ये C है, लेकिन ये C की क्या है, परछाई, तब मैंने क्या लिख दिया, C डैश। इस समकोण त्रिभुज के अंदर बताओ क्या ज्ञात करना था, वैसे सिद्ध क्या करना था, बादल की ऊंचाई, और बादल की ऊंचाई ये मान था DC, किससे संबंधित था, लंब से संबंधित। तो अपने ज्ञात करना क्या लेंगे, लंब, और दिया हुआ क्या मान लेंगे, आधार। लंब बटा आधार क्या हुआ, tan थीटा। लाल बट्टा कक्का के अंदर से अपने को लंब बटा आधार मिला 3 नंबर बॉक्स, और 3 नंबर पे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, tan थीटा। तो लंब देखो कहां से कहां तक है, इस समकोण त्रिभुज के अंदर लंब अपना कहां से लेकर कहां तक है, E से लेकर F तक, E से लेकर F तक लंब, और बट्टा आधार। आधार बताओ क्या है, EB तो है, ये लीजिए EB, लंब बटा आधार, और बराबर क्या होता है, tan थीटा। थीटा की जगह कौन क्या दिया आपकी बार, बीटा, कारण लिख दोगे क्योंकि थीटा बराबर क्या दिया, बीटा। तो EF है क्या हमारे पास, EF को एक बार छोड़ो, EB की जगह आप EB का मान रख सकते हो, इतनी बात है। और बात रही EF की, किसकी, EF की, इस EF की बात रही है। EF कितना है बताओ, यहाँ E से लेकर कहां तक है, E से लेकर D तक तो कितना है, H है, कितना H है कि नहीं। ये कितना है देखो, D से लेकर, इस D से लेकर और यहां F तक, D से लेकर F तक या C डैश तक कितना है बताओ, D से लेकर F तक या D C डैश तक कितना है। मैंने शुरुआत के अंदर ही बता दिया था कि ये D क्या है, पानी के स्तर वाला बिंदु है। इस बिंदु से बादल जितनी ऊंचाई पर है उतनी गहराई पर अपने क्या ली थी, इसकी परछाई ली थी। यानी DC था उतना ही मैंने क्या लिया था, DF। ये देखो DC बराबर क्या लिया था, DF, और कितना था, H प्लस X, यानी ये कितना है, H प्लस X। और इससे ऊपर कितना है, फिर अपने को लेना है E से F तक। E से F कब बनेगा, जब ED के अंदर आप क्या जोड़ दो, DF जोड़ दें। ED के अंदर आप क्या जोड़ दें, DF। तो ED कितना है, H है, कितना H, ED कितना H, तो फिर DF तक EDH है अपना। EF कब बनेगा, जब ED के अंदर क्या जोड़ दें, DF जोड़ दें। ED क्या है, ED अपना H है, कितना बना देखो, आपको चाहिए EF, क्या चाहिए EF। तो EF कब बनेगा, जब ED के अंदर आप क्या जोड़ दें, DF जोड़ दें। ED आपका H है, कितना है H, प्लस DF आपका कितना है, DF या DC डैश। इस सतह से बादल जितनी ऊंचाई पर था तो परछाई भी उतनी क्या ली थी, गहराई पर ली थी। तो कितनी हो गई, DF था अपना DC के बराबर, यानी H प्लस X। कितना बन गया फिर 1H, और 1H कितना 2H, और प्लस कितना X, यानी EF कितना है अपना। ये आप क्या करोगे, इस आकृति के पास लिख सकते हो, या फिर अपना जब हल करें तो हल करें उसके कारण में लिख सकते हैं, या फिर हल से पहले लिख सकते हैं। तो EF का मैंने क्या लिख दिया, 2H प्लस X, और भाग के अंदर EB, और बराबर कितना है, tan बीटा। यही तो है, ये मैंने मान लिख दिया। अब आप क्या करो, ये समीकरण 1 आप इसको भी लिख सकते हो, या फिर समीकरण 1 आप किसको लिख सकते हो, देखो x बट्टा EB तो है, कितना है, x बट्टा EB बराबर tan अल्फा, कितना है, बराबर है tan अल्फा। ये था अपना EB, ये आधार EB। तो इस EB को यहाँ पे अपना 1 ले लें, वज्र गुणा करवा के वैसे मान लें, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, इस EB को आप tan अल्फा की जगह ले जाएं, किसकी जगह, tan अल्फा की जगह। यहाँ तो ले आया मैं EB, और EB की जगह क्या आ गया फिर, tan अल्फा, क्या आया, tan अल्फा। ऊपर अपना क्या रह गया, x का x रह गया। इसको आप क्या कह सकते हो, समीकरण नंबर 1। तो कहीं पर आप बताओ, मेरे पास ये कितने नंबर समीकरण है, 2 नंबर समीकरण है कि नहीं। मेरे को ये बताइए, कहीं पर भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर EB का मान पूछा है क्या, नहीं पूछा। बादल की क्या पूछी है, ऊंचाई। तो बादल की ऊंचाई तो क्या है, DC है, क्या है,
डी सी, मतलब डी से ई और प्लस में फिर ई सी, यानी एच प्लस एक्स का मान पूछा है। यानी एच और एक्स का मान अपने को चाहिए, कहीं पर अपने को ई बी का मान चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो समीकरण 2 के अंदर मान रखेंगे तो किसके मान को रखना है? एच प्लस एक्स वाले को रखना है। क्यों? इससे संबंधित मान मेरे को ज्ञात करना है डी सी। डी सी क्या एच प्लस एक्स ही तो है, तो ये तो चाहिए। हटाना किसको है? ई बी को। उसकी जगह अपने क्या रख देंगे? मान। तो ई बी की जगह आप क्या लिखोगे बताओ? ई बी की जगह आपने लिखा एक्स और भाग के अंदर कितना? टेन अल्फा। भाग के अंदर आपने कितना लिख दिया? टेन अल्फा लिख दिया। अब मैं ऊपर वाला भाग मिटा रहा हूं, ठीक है? इतना मान लिख रहा हूं मैं एक बार। कितना बचा बताओ? कितना मान बचा आपके पास? आपके पास मान आया ये। अब देखो इस मान के मान भाग में तो किसके अंदर लाएं? गुणा के अंदर। गुणा के अंदर लाएंगे तो कितना बनेगा? 2h। कितना बना? 2 कितना बनेगा? 2h बनेगा। कितना? 2h प्लस एक्स। यह मान अपने नहीं जुड़ रहा है तो कोष्टक के अंदर लिखो गुणा में। भाग वाले को किसके अंदर लाएं? गुणा के अंदर। तो संख्या क्या होगी? पलट कर लिखेंगे। कितना बन जाएगा? टेन अल्फा बाई एक्स। और बराबर में कितना है? टेन बीटा। बराबर में है टेन बीटा। ये लीजिए कितना लिख दिया? टेन बीटा लिख दिया। अब देखो, अब अपने क्या करें? इसने कहा कि 2h प्लस एक्स गुणा टेन अल्फा और बराबर है टेन बीटा और भाग के अंदर अपना x। किसका मान है? x। तो अब अपने क्या करो? इस x को मैं किसकी जगह ले जाऊं? टेन बीटा की जगह। टेन बीटा को कहां ले आए? x के स्थान पर ले आए। या फिर अपने गुणा करवा दो पहले। इस टेन अल्फा का मैंने h के साथ गुणा करवाया। कितना है? 2h टेन अल्फा प्लस कितना? x टेन अल्फा और भाग के अंदर है x और बराबर आपको दिखाई दे रहा है कितना? टेन बीटा। यही तो है, यही तो मान है। मेरे को मान चाहिए x का, क्योंकि मेरे को क्या सिद्ध करनी है? बादल की ऊंचाई। ये तो मेरे पास h मान दिया हुआ था कि h है, तो मेरे को किसका मान लाना है? x का मान लाना है। किसका? x का। तो x को मैंने इस टेन बीटा के साथ वज्र गुणा करवाया। क्या करवाया? कि उसके भाग में 1 होगा। ऊपर वाले मान को 1 से गुणा करवाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना बना? 2h टेन अल्फा प्लस x टेन अल्फा और बराबर x को टेन बीटा से गुणा करवाया तो कितना आया? x टेन बीटा। कितना आ गया? x टेन बीटा आ गया। फिर देखो कितना बना? मेरे को x का मान चाहिए तो मैं इस प्लस x टेन अल्फा को आगे ले जाऊं, पक्षांतरण करूं। कितना बनेगा? 2h टेन अल्फा बराबर x टेन बीटा माइनस प्लस x टेन अल्फा को आगे पक्षांतरण किया तो क्या बना? माइनस का x टेन अल्फा। कितना आया? फिर 2h टेन अल्फा बराबर इन दोनों के अंदर दो पद है, x टेन बीटा x टेन अल्फा। क्यों? बीच में क्या है? माइनस। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है? दीवार की तरह काम करेगा, अलग अलग करने का। तो अलग अलग कर दिया। दोनों पदों में x अपने कॉमन निकाला, उभयनिष्ठ। क्या बचा? पहले पद में टेन बीटा माइनस दूसरे में क्या बचा? टेन अल्फा। ये लीजिए, मेरे को किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए, क्योंकि h तो मेरे पास है। बादल की ऊंचाई क्या थी? d से c तक और क्या थी? h प्लस एक्स। तो h तो मेरे पास है। किसका मान चाहिए? x का। तो यहाँ पे x के गुणा में तो आप किसके अंदर ले आओ? भाग के अंदर। तो क्या बना? 2h टेन अल्फा। गुणा वाला मान अपने किसके अंदर आ जाएगा? गुणा वाला मान किसके अंदर आ जाएगा? 2 टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये मान आ गया। अब देखो मैं इसको वापिस अपने क्या कर रहा हूं? एक बार मिटा रहा हूं। आपको क्या चलना है? इसके नीचे लिखना है। आपको क्या करना है? इसके नीचे ही लिखना है। ठीक है? क्या करोगे? इसके नीचे लिखोगे। देखो कितना मान बना। फिर ये था डी सी डैश और बराबर क्या था आपका? डी एफ। बराबर क्या था? डी एफ। यही तो था। इस डी सी का मान डी से सी तक, बादल जितनी ऊंचाई पर उतनी गहराई तक प्रतिबिंब, उतनी गहराई पर क्या था? प्रतिबिंब, यानी डी एफ या डी डैश और बराबर बना था कितना? ये h ऊपर वाले को x मान लिया था, h प्लस एक्स। तो h तो मेरे को दिया हुआ था h ऊंचाई पर, लेकिन x मैंने माना था तो उस x की वैल्यू मेरे को ज्ञात करनी है। तो x बराबर कितना बना? देखो x इसके गुणा में था और इस x को गुणा वाले मान को मैंने किसके अंदर ले आया? भाग के अंदर। तो किसका मान आ गया? x का मान। किसका मान आया है? x का। x का कितना आया मान? देखो x का मान कितना आया आपके पास? आपके पास x की वैल्यू आई है कितनी? 2h टेन अल्फा और भाग के अंदर कितना है? टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। नहीं घट रहा है तो किसके अंदर लिख देंगे? कोष्टक में। ये तो आपके पास आ गई x की वैल्यू। अपने को x नहीं ज्ञात करना, अपने तो सिद्ध करनी है बादल की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? बादल की। तो आप क्या लिखोगे? बादल की ऊंचाई। बादल की ऊंचाई। और बादल की ऊंचाई क्या है बताओ? बादल की ऊंचाई सतह से तो थी, सतह का बिंदु क्या है? डी, यानी डी से सी तक थी बादल की ऊंचाई। बादल कहाँ था? बिंदु सी पर। तो डी से सी अपने को चाहिए। क्या चाहिए? डी से सी। और डी सी अपने शुरुआत के अंदर लिख दिया था। डी सी क्या थी? उस
बादल जितनी ऊंचाई पर स्थित है उतनी गहराई पर उसकी क्या थी, परछाई थी। यानी DC बराबर अपने लिखा था DC डैश, या फिर उस बिंदु का नाम F लिखा तो क्या बना DF, और बराबर क्या था H प्लस X। तो अपने सिद्ध करनी है बादल की ऊंचाई, और अपनी है क्या बादल की ऊंचाई, DC है, क्या है DC, और उसका मान क्या है H प्लस X। तो बराबर H की जगह H प्लस X का मान कितना आया, X का मान आया 2H tan अल्फा भाग में कितना tan बीटा माइनस कितना tan अल्फा, यही तो था। अब इस H के अपने भाग के अंदर कितना लेंगे, एक, कितना लिया एक भाग में लिया तो अपना LCM कितना आया tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये तो आया अपना LCM। इस LCM में आप एक का भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी बार जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, और उसका अंश के साथ क्या करवाओगे गुणा, या फिर इनका LCM लो, इस H को गुणा करवाना है tan बीटा माइनस tan अल्फा से, और एक को गुणा करवाना है 2H tan अल्फा से, तो भी आपका आ जाएगा, कैसे भी कर लेना शॉर्ट रूप से या फिर LCM लेकर। तो इसका मान है tan बीटा माइनस tan अल्फा, इस मान के अंदर एक का भाग दोगे तो tan बीटा माइनस tan अल्फा, और उस भागफल को मेरे को गुणा करवाना है H के साथ, यानी tan बीटा माइनस tan अल्फा का गुणा होगा H के साथ, फिर प्लस का प्लस, इस मान के अंदर LCM के अंदर हर का भाग दिया, दोनों समान थे, कितनी बार भाग गया एक बार, एक को गुणा करवाया किससे 2H tan अल्फा से। फिर कितना बना देखो, फिर अपना कितना बनेगा, फिर अपना बना, इस H को मैं पूरे कोष्टक से गुणा करवा दूं तो बना H tan बीटा माइनस H को गुणा करवाना है किससे tan अल्फा से, H का गुणा पूरे कोष्टक के साथ, तो H का गुणा tan बीटा के साथ करवाया तो क्या आ गया H tan बीटा, और फिर माइनस H का गुणा tan अल्फा के साथ तो क्या आ गया H tan अल्फा, और फिर प्लस कितना है 2H tan अल्फा, भाग के अंदर कितना, इस बराबर को यहाँ नहीं लिखना, यहाँ बट्टे के सीध में, बट्टे के अपने बराबर में क्या आएगा इक्वल टू का चिन्ह आ जाएगा, बराबर का चिन्ह, और भाग के अंदर है tan बीटा माइनस कितना tan अल्फा। समझ में आई बात। अब देखो आगे क्या करेंगे, इस मान को मैं एक बार मिटा रहा हूं, अब कितना बना देखो H tan बीटा प्लस का, फिर प्लस का है 2H tan अल्फा, ये तो है 2H tan अल्फा, यानी H tan अल्फा कितने 2, यहाँ पे H tan अल्फा कितने 1, और माइनस में है तो H के H tan अल्फा कितने 2, उसमें से कितने H tan अल्फा घटा दें, 1 घटा दे तो कितना H tan अल्फा बचा 1, प्लस का 2H tan अल्फा, उसमें से घटाना है 1H tan अल्फा, तो कितना H tan अल्फा बचे 1, कितना बचा 1H tan अल्फा बचा, ठीक है। और देखो इस मान में से घटा दिया मैंने, ये था 2H tan अल्फा, उसमें से मैंने घटा दिया H tan अल्फा, कैसे देखो 2H tan अल्फा और माइनस करना है H tan अल्फा, कितना H tan अल्फा 1, तो गणित की संख्या में से गणित की संख्या घटेगी सहजातीय रूप से, 2 में से 1 गया तो 1, H tan अल्फा कितने थे 2 थे, कितने थे 2 थे, 2 में से देखो 2 में से कितना घटा दिया 1 घटा दिया 1, और क्या बचा H tan अल्फा, दोनों के अंदर क्या है H tan अल्फा, तो क्या आ गया H tan अल्फा, कॉमन लेके कर सकते हो कि इसमें H tan अल्फा इसमें H tan अल्फा, तो क्या आ गया कॉमन आ गया H tan अल्फा प्लस का, तो यहाँ पे बचा माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 2, तो प्लस का 2 माइनस का 1 यानी कितना बचा प्लस का 1, और कॉमन क्या था H tan अल्फा, कॉमन वाला क्या होता है गुणा में, तो 1 गुणा H tan अल्फा यानी क्या बचा H tan अल्फा। इस H tan अल्फा को आप x मान लो, यहाँ x है तो यहाँ H tan अल्फा क्या है x, प्लस का 2x और माइनस का x क्या बचा प्लस का x, और x किसकी जगह था H tan अल्फा की जगह, और साथ में क्या है आपका प्लस का H tan, प्लस का क्या है आपके साथ में H tan बीटा, और भाग के अंदर क्या है tan बीटा माइनस कितना tan अल्फा। अब ऊपर देखो आप, इसके अंदर भी H है, इसके अंदर भी क्या है H, पद कितने हैं 2, प्लस बीच में प्लस माइनस है, दीवार का काम करेगा अलग अलग करने का, तो ये H tan अल्फा एक पद है, H tan बीटा एक पद है, कितने पद हो गए 2 पद, 2 पद हो गए, तो दोनों में H अपना कॉमन उभयनिष्ठ आ रहा है, उभयनिष्ठ आ गया H, तो यहाँ पे बचा tan अल्फा, और यहाँ पे क्या बचा प्लस में tan बीटा, और भाग के अंदर कितना बताओ tan बीटा माइनस क्या tan अल्फा, ठीक है। बराबर में किसके था बादल की ऊंचाई के, यानी H प्लस x के, बताओ कितना मान आया बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई अपने H प्लस क्या ले रखी थी x ले रखी थी, यानी बादल की ऊंचाई बराबर H गुणा tan अल्फा प्लस tan बीटा, और भाग के अंदर क्या है tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही तो है। और सिद्ध करने की आती दी थी H कोष्टक में tan बीटा प्लस tan अल्फा, क्यों योग के अंदर आप क्रम बदल सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हो H गुणा tan अल्फा प्लस tan बीटा, भाग के अंदर आना चाहिए tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो यहाँ पे क्या है tan बीटा माइनस क्या मिलेगा tan
अल्फा। क्या मिलेगा? tan a अल्फा। तो tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये जो सिद्ध करना है आपकी बुक के अंदर क्या मिलेगा? सही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जब अपने प्रिंट किया तब क्या हो गई, इसके अंदर थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना था? h कोष्टक में tan बीटा प्लस tan अल्फा, फिर भाग के अंदर tan बीटा माइनस tan अल्फा। यही तो सिद्ध करना था अपने को। करना था कि नहीं करना था? तो अपने लिख देंगे अतः बादल की ऊंचाई बराबर h tan अल्फा प्लस tan बीटा, और भाग के अंदर अपना क्या आ गया? बाई कितना मिल गया? अपॉन कितना लिखेंगे? h tan अल्फा प्लस h अपने कॉमन में है, कोष्टक में कितना? tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। यही अपने को सिद्ध करना। तो लिख दिया अतः बादल की ऊंचाई h tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, और नीचे क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव्ड, यानी साबित हो चुका था। यही मान अपने को बादल की ऊंचाई के रूप में सिद्ध करना था। ठीक है, अपना एक प्रकार से सूत्र बन जाता है कि जो बिंदु की ऊंचाई दे रखी है उस ऊंचाई का मान लिखो, tan के साथ जो अल्फा उन्नयन कोण लिखो, प्लस tan के साथ क्या लिखो? जो अपना अवनमन कोण था वो, और भाग के अंदर tan बीटा माइनस tan अल्फा, मतलब tan के साथ अवनमन और माइनस tan के साथ उन्नयन। तो आपकी क्या आ जाएगी? पानी के सतह से बादल की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अपने को वैसे शॉर्ट कुछ याद रखना है नहीं, क्योंकि कंपटीशन की अपने कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? क्लास 10 के लिए अपने कर रहे हैं। क्लास 10 के लिए कर रहे हैं, तो आपको तो छोटा सा कारण है वो भी अपने को लिखना पड़ता है, और प्रत्येक स्टेप के अपने क्या मिलते हैं? प्रत्येक स्टेप के अपने क्या मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो उसके अनुसार अपने को चलना पड़ेगा। यदि कोई शॉर्ट के अनुसार, ये अपने कंपटीशन में भी लगती है, ऊंचाई एवं दूरी लगती है कि नहीं लगती है? अपना 6-7 चैप्टर भी लगता है। तो इसका जो अपना यूनिट नंबर 8 है, इसका अपना शॉर्ट ट्रिक भी चलता है कंपटीशन के अंदर। तो वो अगर कोई वो चलता है किसके आधार पे? जो यूनियन कोण है उनके आधार पे चलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चाहे कि अपने वैसे पढ़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उस कंपटीशन के आधार पे इस यूनिट को पढ़ाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और अब अपना जो कौन सा अपने एग्जाम्पल नंबर कितने हो गए? 8 तक हो गए। कहाँ तक है? 8 तक। अब अपने स्टार्ट करेंगे आगे। इसकी जो यूनिट 8 है, यानी इसकी जो सीधी क्या दे रखी है अपने को? सीधा दे रखा है इसकी विविध प्रश्नमाला, यानी इसके अपने अभ्यास नहीं दिए हैं, जैसे 8.1, 8.2। अब इसका मान मिलेगा, अब इसका क्या मिलेगा अपने को? विविध प्रश्नमाला दी गई है, जिसके अंदर अपने क्वेश्चन कितने दे रखे हैं? 27 क्वेश्चन दे रखे हैं। उनको अपने क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, ऐसा अपने को एक क्वेश्चन और मिलेगा उसके अंदर, जहाँ पे अपने बादल की बिंदु से दूरी इस प्रकार कुछ क्वेश्चन दे रखा है, इस प्रकार प्रश्न दे रखा है ऐसे का ऐसा ही। तो मैं वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, आपको यहीं पे इसको समझना था। ठीक है, अब आगे के 1 नंबर से आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ये एक क्वेश्चन अपने समझ में आया है, ये एक क्वेश्चन मैंने आपको लगभग 40-50 मिनट के अंदर कंप्लीट करवाया। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों की समस्याएं रहती हैं कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आपको इसके अंदर धीरे धीरे पढ़ाकर और लंबे टाइम के साथ एक ही क्वेश्चन को आपको हल करवाया था। अगर हम चाहें तो इसको 20 या 25 मिनट के अंदर अपने कंप्लीट करके 1 घंटा के अंदर हम 3 या फिर 4 क्वेश्चन करवा सकते हैं। लेकिन बार बार समस्या ये रहती है कि ये क्वेश्चन अपने समझ में नहीं आया। ये नहीं आया तो विविध प्रश्नमाला का जो आगे का जो क्वेश्चन है इसके जैसा ही वो अपने समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आगे का जो अपने क्वेश्चन बच गए विविध प्रश्नमाला के 1 से, वो अपने करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। धन्यवाद।